मैं महाराणा प्रताप बोल रहा हूं, वही प्रताप जिसके दादा राणा संगा थे, जिन्होंने बाबर से खनवा का युद्ध लड़ा था। मैं वही प्रताप हूं जिसके पिता राणा उदय सिंह थे, जिनको बचाने के लिए मां पन्ना ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। मैं उसी मां मीरा का भतीजा हूं जिसकी तुलना द्वापर की राधा से की जाती है, जिसने कृष्ण भक्ति का ऐसा रस भरा जिससे चित्तौड़ धन्य हो गया। मैं वही महाराणा प्रताप हूं जिसके पूर्वज राणा कुंभा थे, जिन्होंने कुंभलगढ़ किले का निर्माण कराया। मैं वह महाराणा प्रताप हूं जिसे घोड़े चेतक और हाथी राम प्रसाद जैसे स्वामी भक्त का साथ मिला। मैं वही महाराणा प्रताप हूं जिसने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जंगल जंगल भटका घास की रोटी खाई, लेकिन कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं वही महाराणा प्रताप हूं जो युद्ध भूमि में अपने बदन पर 72 किलो का कवच और हाथ में 81 किलो का भाला लेकर चलता था। मेरी 2 तलवारों का वजन 208 किलो था। मेरी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलोग्राम था। मेरा जन्म 9 मई था 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। मेरी मां का नाम जयवंता बाई और पिता का नाम राणा उदय सिंह था। मेरे 23 छोटे भाई और 2 बहनें थीं। मेरा जन्म हुआ तब दिल्ली पर मुगल शासक हुमायूं का शासन हुआ करता था, और जब मुगल शासक अकबर शासक बना तो उसने मेड़ता पर अपना आधिपत्य 1662 ईस्वी में जमा लिया, और मेड़ता के राजा जयमल राठौड़ को मेड़ता छोड़ चित्तौड़ में शरण लेना पड़ा। जब अकबर ने चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था तो मेरे पिता उदय सिंह ने अकबर से लड़ने की बजाय चित्तौड़ को परिवार सहित छोड़कर उदयपुर आना चुना था, और चित्तौड़ का कार्यभार मेड़ता के राजा जयमल राठौर और आमेट के पत्ता के हाथ में दे दिया था, जिसका मैंने विरोध किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब अकबर को पता चला कि किले में राणा उदय सिंह नहीं है, तो उसने राजा जयमल राठौर को एक संदेश भिजवाया कि आपको मेड़ता का राज्य वापस कर दिया जाएगा, आप चित्तौड़ को हमें देकर अपने राज्य में वापस चले जाओ। लेकिन राजा जयमल राठौर ने अपनी वापसी में बहुत करारा जवाब दिया कि है गढ़ मारो, मैं हूं धनी असुर फिरे, किम आण कुच्चाजू चित्रकूट दीदी मने दीवान, यानी कि ये गढ़ मेरा है और एकलिंग जी के दीवान मेवाड़ के राजा किले की चाबी मुझे देकर गए हैं, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं किले के अंदर कोई दुश्मन नहीं आ सकता। इसके बाद अकबर ने उनको थोड़ा और लालच दिया, मेड़ता के साथ आपको नागौर भी देने के लिए तैयार हूं, आप चित्तौड़ छोड़कर चले जाओ। पर इस पर राजा जयमल राठौर ने जवाब दिया कि भूख ना मिटे मेड़तो और न मिटे नागौर रजवट, भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़, यानी कि ना मेरी भूख मेड़ता से मिटनी है और ना ही नागौर से मिटे। एक राजपूत की वीरता की भूख है, वो मेरे मरने के बाद ही मिटेगी। इसके बाद अकबर के पास कोई विकल्प नहीं बचा और लगातार अपनी तोपों से चित्तौड़ पर आक्रमण करने लगा, और वो दिन में चित्तौड़ की दीवार तोड़ता, लेकिन रात में जयमल उस दीवार को वापस चुनवा देते। लेकिन धीरे धीरे किले में खान पान के लिए कुछ नहीं बचता है, जिसके बाद राजा जयमल राठौर के पास चित्तौड़ के तीसरे साका और जौहर करने के अलावा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि किले में खान पान के लिए कुछ बचा नहीं था और बाहर अकबर डेरा डालकर बैठा था। उस समय दुर्ग पर राज परिवार की अनुपस्थिति में मेवाड़ के स्वामी भक्त सामंत रावत फतेह सिंह चुंडावत की पत्नी फूलकंवर मेड़ताणी के नेतृत्व में 23 फरवरी 1568 को हुआ। जौहर में केवल राजपूत महिलाएं ही नहीं बल्कि जनसाधारण की स्त्रियां बच्चे भी थे, इसीलिए इसे जन जौहर कहते हैं। इसके साथ ही पत्ता की मां ने भी जौहर किया, जो 23 फरवरी 3667 की रात एक ज्वाला किले से उठती हुई 15,000 रानियों और जनसाधारण की स्त्रियां ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जौहर किया। इन आग की लपटों को देखकर अकबर के सिपाह सलाहकार समझ गए जौहर की आग है और राजपूत केसरिया करने के लिए तैयार है। अब पुरुष सर पर केसरिया पगड़ी बांधकर लड़ने को तैयार हो गए और अकबर की सेना के साथ युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में राजा जयमल राठौर को तोप का गोला लगा तो जयमल रोने लग गए कि मैं कितना बदनसीब हूं। घायल अवस्था में होने की वजह से मैं लड़ाई में भाग नहीं ले सकता, लेकिन उनकी इस व्यथा को देखकर उनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ ने उन्होंने कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठकर युद्ध लड़े। कल्लाजी राठौर के कंधे पर बैठकर
राजा जयमल राठौर युद्ध लड़े। 4 हाथों में तलवार देख कांप गई थी मुगल फौज। इसी वजह से कल्लाजी राठौर को 4 हाथों का देवता कहा जाता है। राजा जयमल राठौर और पत्ता इस युद्ध में काफी बहादुरी से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन मेवाड़ के वीरों ने ऐसी वीरता दिखाई कि महज 9000 सैनिकों द्वारा 50,000 मुगल सेना को काट दिया गया। अकबर ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन सिवाय राख के उसके हाथ कुछ न लगा। और इस युद्ध के बाद अकबर को किले में कुछ नहीं मिला तो उसने बहुत बड़ा नरसंहार किया। उसने 33,000 मासूमों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया और उनकी मीनारें चुनवा दी। चित्तौड़ पर 2 ही बड़े नरसंहार हुए, जिसमें एक खिलजी ने किया और दूसरा अकबर ने। इस युद्ध में राजा जयमल राठौर और पत्ता मरने के बाद भी अमर हो गए और किसी दूसरे किले के लिए इस तरह मिटने की गाथा भी आप राजस्थान के सिवा कहीं सुन नहीं पाएंगे। राजा जयमल राठौर और पत्ता की बहादुरी से अकबर अति प्रभावित हुआ और बाद में उसने राजा जयमल राठौर और पत्ता की मूर्तियां अपने आगरा के किले में बनवाई, जिसे बाद में अंग्रेजों ने तोड़ दिया। चित्तौड़ से गिरवा के पहाड़ियों में जाने के बाद गोगोंदा की मेवाड़ की नई राजधानी बनाई गई। 1568 में मेरे पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके मरने से पहले उनकी प्रिय रानी धीर भाई मरने से पहले उनके बेटे जगमाल को राजा घोषित करवा देती है। मेवाड़ में एक प्रथा था कि जब भी किसी राजा की मृत्यु होती थी तो उत्तराधिकारी उसका अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था, क्योंकि गद्दी तो कभी खाली नहीं रहती। सभी मुझे पिता के अंतिम संस्कार में देखकर सभी हैरान थे और मुझे अंतिम संस्कार में देखकर मेरे ननिहाल से मानसिंह सोनगीरा ने आवाज उठाई कि प्रताप को राजा किस हिसाब से नहीं बनाया गया। मेवाड़ पर लगातार आक्रमणों के चलते प्रताप के अतिरिक्त शक्तिशाली राजा कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी मैंने अपने पिता की बात रखने के लिए जगमाल की ही राजा बनने दिया, लेकिन जब जगमाल ने अकबर से संधि कर लिया कि मुगल ध्वज मेवाड़ की ध्वज से ऊपर फहराएगा और मुगल सेना मेवाड़ में रहेगी, तब सभी सामंत और प्रजा मुझसे मिलने जंगल में आते हैं, क्योंकि जगमाल राज्य सिंहासन पर बैठते ही मुझे मेरे परिवार सहित राज्य से निकाल दिया था। सभी सामंत और प्रजा मुझे राजा बनाती है। उस समय के राज्य तंत्र में लोकतंत्र की स्थापना थी और जब जगमाल को यह सूचना मिली तो वह वहां से नाराज होकर अकबर के पास चला गया और उसके बाद अकबर उसे जहाजपुर की एक जागीर भी देता है और उसके बाद उसको आधा सिरोही भी देता है। उसके बाद 28 फरवरी 1572 में विधिवत रूप से मेरा राज तिलक कुंभलगढ़ किले में किया गया। जैसे ही मेरे राजा बनने की सूचना अकबर के पास पहुंची तो उसने संधि के लिए दूत भेजे कि युद्ध करने की बजाय मुगलों से संधि कर ले, और उसने सबसे पहले उसने जलाल खान कोरची को भेजा। जब उससे बात नहीं बनी तो उसने एक हिंदू राजकुमार मानसिंह को भेजा। वो आमेर का राजकुमार था और आमेर ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आमेर की राजकुमारी हीरा कंवर का विवाह अकबर से हुआ था। अब मानसिंह आता है तो उसकी भेंट मेरे बेटे अमर सिंह से होती है और इससे ही मानसिंह झाला जाता है कि राणा प्रताप मेरे से मिलने क्यों नहीं आए, और इससे नाराज होकर वो युद्ध की चुनौती देकर चलने की बात करता है। तो युवराज अमर सिंह पीछे से आवाज देकर कहते हैं, अगर युद्ध करने आए होते तो फूफा अकबर को भी साथ लेकर आना। इस कथन को सुनने के बाद तो मानसिंह आग बबूला होकर वहां से चला गया और जाते ही अकबर से सेना की मांग करके मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कहता है, लेकिन अकबर इसकी अनुमति नहीं देता है। वह तब भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसने एक और दूत भेजा, इसका नाम था भगवंत दास, जो उस समय आमेर के राजा थे। जब आमेर के राजा मेरे से मिलने आए तो मुझे अकबर के अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने लगे, तो मैंने उनको जवाब दिया, एक समय था जब राजस्थान के सभी राजा मेरे दादा राणा संघा के साथ मिलकर अपने ध्वज को चूमे मुगलों से लड़ाई करी थी, तो इस बार आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू करो। मैं एक हिंदू राजा के ध्वज के नीचे लड़ाई करना स्वीकार करूंगा, लेकिन मुगलों के अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसके लिए भगवान दास जी नहीं माने और वो वापस लौट गए। उसके बाद अकबर ने अपनी वित्त मंत्री टोडरमल जी को भेजा।
टोडरमल जी ने आकर समझाया कि अकबर का कितना खजाना है, मेवाड़ उसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन टोडरमल जी को भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस तरह अकबर ने 4 दूत भेजे, लेकिन किसी को भी कुछ हाथ नहीं लगा, सभी को बैरंग लौटना पड़ा। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर बात युद्ध की तरफ बढ़ गई और इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी में हुआ, जो राजसमंद जिले में है। इस पर मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला है, इस वजह से इसे हल्दी घाटी कहते हैं। 18 जून 1576 को युद्ध हुआ। इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और असफ खान उनके प्रमुख सेनापति थे और पहली बार मान सिंह को मुख्य सेनापति बनाकर भेजा गया। अकबर को लगा हो सकता है कि बदले की आग में मान सिंह युद्ध जीत कर आ जाए और उनके साथ युद्ध का आंखों देखा। हाल देखने के लिए उनके प्रमुख इतिहासकार बदायूनी ने भी साथ आया था। बदायूनी बहुत ही कट्टर था। उसने कहा था कि युद्ध में जो हिंदुओं का खून बहेगा उसको मैं अपनी दाढ़ी के लगाकर अपनी दाढ़ी धोऊंगा, और मेरी तरफ से इस युद्ध में अफगान से हाकिम खान, सूरी और ग्वालियर से रामशाह तोमर लड़ रहे थे। इतना ही नहीं, भील जनजाति के सरदार पूंजा भी अपनी भील सैनिकों को लेकर इस युद्ध में आए थे। मेरी ओर से भी लगभग 5000 सैनिक लड़ रहे थे और अकबर की ओर से लगभग 50,000 सैनिक। शुरुआती युद्ध में मेवाड़ की सेना ने अकबर की सेना को खदेड़ दिया और मुगल सैनिक भागने लगे। भागते हुए सैनिकों का मेवाड़ के सैनिकों ने पीछे किया तो बदायूं ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तीर किस पे चलाओ। तो आसफ खान ने कहा कि किसी पर भी तीर चलाओ। अगर मान सिंह के सैनिक को तीर लगता है तो वो भी हिंदू है, और राणा प्रताप की सैनिक को तीर लगता है तो वो भी हिंदू है। चाहे तीर किसी को भी लगे मरेगा। तो काफिर ही भागते हुए सैनिकों में से एक बेहतर खान नाम का सैनिक निकल कर आया। उसने अफवाह फैलाई कि भागो मत, बादशाह अकबर सेना लेके आ रहे हैं। यह सुनकर मुगल सैनिक वापस युद्ध भूमि में उतरे। इस युद्ध में इतना खून बहा कि हल्दी घाटी की पीली मिट्टी लाल रक्त से लाल हो गई और पास एक तालाब था जो रक्त से भर गया, जिसे आज भी रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मेरे जीजा को बहलोल खान ने धोखे से मार दिया और कहा कि प्रताप अब अपनी बहन को किसके साथ सुलाएगा, उसको मेरे साथ भेज दे। ये सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आया और बहलोल खान को घोड़े सहित 2 भागों में चीर दिया। मान सिंह अपने मर्दाना हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा तो चेतक ने अपने दोनों पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिया, और जैसे ही मैंने भाला फेंका तो मान सिंह अंदर छिप गया। लेकिन जब चेतक अपने पैर नीचे उतार रहा था तब मर्दाना हाथी के सूंड से बंधी तलवारों ने उसके पैर कट गए। चेतक चल नहीं पा रहा था, तो उसकी वजह से मुझे युद्ध भूमि से निकलना पड़ा। और मेवाड़ की प्रथा थी कि जब भी कोई राणा युद्ध भूमि से जाएगा तो उसकी जगह राणा का चिन्ह पहनकर झाला लड़ते थे। राणा सांगा के समय झाला अच्छे लड़ाके थे। उसी तरह इस बार झाला भिड़ता, जिसको झाला मानसिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लड़ाई लड़ी। इधर मेरे पीछे मुगल सैनिक दौड़े, लेकिन घायल अवस्था में भी चेतक को पकड़ नहीं सके, और चेतक ने इस अवस्था में भी 33 फीट का नाला खुद मेरी जान बचाई। आगे मुगल सैनिक आ नहीं सके और नाला कूदने के बाद चेतक की जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसने प्राण त्याग दिए। चेतक की स्वामी भक्ति ने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इस युद्ध में मेरे एक हाथी राम प्रसाद को मुगल सैनिक पकड़ कर ले गए और वह मुगलों का एक दाना भी नहीं खाया और 9 दिन भूखा प्यासा रहा, जिसके बाद उसने प्राण त्याग दिए। बदायूनी अपनी किताब में लिखता है कि उस युद्ध के बाद सैनिक इतने हार चुके थे कि उन्होंने पीछा नहीं किया और वो गोगुंदा की तरफ पहाड़ियों में गए, और डर के मारे उन्होंने अपने चारों तरफ दीवारें चुनवाई ताकि मेवाड़ के सैनिक उन पर हमला न कर सके। लेकिन मुगल सैनिक जिस गांव से निकलते उन पर भील सैनिकों द्वारा हमला कर दिया जाता, और जैसे तैसे जान बचाकर वहां से निकलने में सक्षम हुए। जैसे अकबर के पास पहुंचे तो अकबर इस हार से बहुत नाराज हुए और मानसिंह और आसफ खान को दरबार में आने पर रोक लगा दी। अकबर ने उनका मुंह देखने के लिए मना कर दिया। 1576 में अकबर स्वयं युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर आता है, लेकिन अकबर भी कोई छत की चौदस करके नहीं गया।
वो भी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया। सिर्फ उसने उदयपुर पर कब्जा कर लिया और उसका नाम मोहम्मदाबाद करके वापस चला गया। उसके बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ हो गई और इसके बाद अकबर ने अपने सबसे अच्छे सेनापति शहबाज खान को कुंभलगढ़ भेजा। यहां पर उसने लगातार 3 बार आक्रमण किए और वह हर बार कुंभगढ़ पर कब्जा करने में सफल हो जाता है। उसके बाद मुझे यहां से निकलना पड़ता है क्योंकि मेवाड़ लगातार युद्ध की मार झेल रहा था। इससे आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी और मैं यहां से निकलकर आर्थिक मदद के लिए ईडर की तरफ जा रहा था और वहां एक गांव पड़ता है चूलियां। यहीं पर मेरी भेंट एक व्यापारी से हुई जिसका नाम था भामा शाह और उसने उस समय अपनी सारी संपत्ति मेरे को दे दी थी। उस समय उन्होंने इतनी संपत्ति दी थी कि 18,000 की फौज 14 साल तक आसानी से अपना भरण पोषण कर सकती थी। उन्होंने 30 करोड़ नगद और 25 लाख सोने की अशर्फियां लाकर दी थी। भामा शाह के साथ उनके भाई ताराचंद ने भी अपनी सारी संपत्ति सौंप दी थी। जब शाहबाज खान भी अधीनता स्वीकार कराने में सफल नहीं हो पाते, उसके बाद 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, जिनके दोहे भी हम सब पढ़ते ही हैं। अब्दुल रहीम ने एक भी आक्रमण नहीं किया और अपना कैंप लगाकर यही शिकार खेलते और ऐसे अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इतने में एक दिन अमर सिंह अब्दुल रहीम के केनम्पस में जा पहुंचे और अब्दुल रहीम को आवाज दी। अब्दुल रहीम नहीं थे, सिर्फ महिलाएं वहां थीं। अब्दुल रहीम शिकार खेलने गए थे तो अमर सिंह ने सारी महिलाओं को बंदी बना लिया। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने अमर सिंह को फटकार लगाई और अब्दुल रहीम को माफीनामा भेजकर महिलाओं को आदर सहित वापस भेजा। इससे अब्दुल रहीम बड़े प्रभावित हुए क्योंकि उस समय दुश्मन की महिलाओं को आदर सहित वापस भेजना असंभव था, क्योंकि यही महिलाएं मुगलों के हाथ लग जाती तो उनका क्या होता, उन्हें दासी बना ले जाता, उनको हरम में रखा जाता। उसके बाद अब्दुल रहीम वापस निकल गए। उसके बाद अकबर को अपने चाचा सुल्तान खान को भेजना पड़ा। उन्होंने यहां आकर 4 चौकियां बनवाई जिसमें देवल, देसुरी, देबारी और देबेर थी। इन चौकियों से उन्होंने उदयपुर को चारों तरफ से घेर लिया। इनमें सबसे प्रमुख चौकी देबेर थी। यहां मुगलों की सुरक्षा सबसे कड़ी थी और वह इंतजार कर रहे थे कब हम अनाज पानी के लिए बाहर निकले और वो हमको दबोच ले। लेकिन हमने कुछ ही सैनिकों के साथ लेकर उनकी सबसे प्रमुख चौकी देबेर पर अचानक से हमला कर दिया और सुल्तान खान समेत पूरी चौकी को उखाड़ कर रख दिया। यह युद्ध अमर सिंह की वजह से भी याद किया जाएगा। उसने ऐसा भाला मारा कि उसने सुल्तान खान और घोड़े को पार करके जमीन में धंस गया। इस युद्ध में अमर सिंह काफी बहादुरी से लड़ा। सुल्तान खान जब गिरा पड़ा तो मैं उससे मिलने गया तो उसने कहा, मैं उस बाहुदर से एक बार मिलना चाहता हूं जिसने एक ही वार से मुझे और मेरे घोड़े को पार कर दिया। जिसके बाद मैंने अमर सिंह को बुलाकर सुल्तान खान को दिखाया। जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। इस युद्ध में हमारी विजय हुई और मुगल सेना नायक समेत पूरी मुगल सेना का खात्मा कर दिया गया। इसके बाद अकबर ने फिर 1585 में मानसिंह के जगह जगन्नाथ कछुआ को युद्ध के लिए भेजा। ये अकबर की तरफ से अंतिम आक्रमण था। इसके बाद अकबर ने कोई आक्रमण नहीं किए, लेकिन मैंने आमिर पर आक्रमण कर दिया। उनका एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। मालपुरा झील पर मेवाड़ का कब्जा हो गया और वहीं एक झालरा तालाब का निर्माण किया गया और एक नीलकंठ महादेव के मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। जब आक्रमण होने बंद हो गए उसके बाद मेवाड़ की नई राजधानी छावण बनाई गई और वहां पर चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया और यहाँ पर महल और बावड़ियों का भी निर्माण करवाया गया और छावड़ से ही मेवाड़ की चित्रकला की शुरुआत हुई और सबसे मशहूर चित्रकार था, उसका नाम था नसीरुद्दीन। उसके बाद अकबर ने मेवाड़ के जिस जगह पर अपना कब्जा किया था वो वापस ले गए, सिर्फ 2 किलो वापस नहीं ले पाए, जिसमें एक था चित्तौड़गढ़ और दूसरा था मांडलगढ़। इन 2 किलो को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को वापस जीत लिया गया और 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की अवस्था ही मैंने छावंड में धनुष की डोर खींचने से आंत में लगने के कारण मैंने अंतिम सांस ली और ये समाचार सुनकर कहते हैं अकबर के आंखों में भी आंसू आ गए।
दोस्तों, तो ये थी महाराणा प्रताप की जीव गाथा। हम तो उनके बारे में क्या ही कुछ बोले। वो अपने आप में एक महान योद्धा है। अपने समाज में एक भ्रांति चली आ रही है और अपने इतिहास में महाराणा प्रताप को सिर्फ एक योद्धा बनाकर रख दिया है, जबकि वह योद्धा होने के साथ साथ नैतिक गुणों के भी धनी थे। महाराणा प्रताप के साथ भील राणा पूंजा लड़े थे और उनके साथ ही बैठते उठते थे। मेवाड़ की रक्षा सिर्फ राजपूत ने नहीं, उसमें हर समाज का योगदान रहा। हर समाज ने हिस्सा लिया। भील जनजाति के साथ राणा का व्यवहार दर्शाता कि महाराणा प्रताप छुआछूत जैसी कुप्रथा को नहीं मानते थे। राणा प्रताप ने आमिर के राजा को उनके झंडे के नीचे लड़ने के लिए बोला। ये उनकी देशभक्ति और संगठित करने की खूबी को दर्शाता है। अब्दुल रहीम की स्त्री को उन्होंने माफीनामे के साथ वापस लौटा दिया है। उनकी महिलाओं के प्रति आदर भाव को दर्शाता है। उनके साथ हल्दी घाटी में हाकिम खान सूरी लड़े और उनके दरबार में चित्रकार थे नसीरुद्दीन, जो दर्शाता है कि महाराणा प्रताप सेक्युलर राजा रहे थे। वह सबका सम्मान करते थे, लेकिन हमारे इतिहास ने यह सब हमारे सामने लाया ही नहीं। हमारे इतिहास में तो ये भी बताया गया कि प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए। अगर मानसिंह युद्ध जीत जाता तो अकबर उसे अपने दरबार में से क्यों निकालता, एक सोचने का विषय है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। इतिहास को हमारे सामने तरोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और हमारे ही इतिहास को हमारे विरुद्ध एक षड्यंत्र की तरह प्रस्तुत किया गया। मित्रों, आपको महाराणा प्रताप के सम्मान में क्या विचार, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अपने 2 शब्द उनके सम्मान में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे ऐसे ही ऐतिहासिक कहानी सुनने के लिए।